नमस्ते स्टूडेंट्स। तो आज हम अवर एनवायरनमेंट चैप्टर का पार्ट 2 देखने जा रहे हैं। ठीक है, पार्ट 2 क्या बता रहा है कि पार्ट 1 में हमने जो बेसिक इंट्रोडक्शन देखा, टाइप ऑफ वेस्ट और इकोसिस्टम क्या होती है। अब हम इसमें इकोसिस्टम के कंपोनेंट्स थोड़े बहुत देखेंगे। बराबर है, हमने लास्ट लेक्चर में टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम भी देखी थी। आर्टिफिशियल इकोसिस्टम होती है एंड कौन सी होती है, टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम होती है। ठीक है, इसमें हम थोड़ा डिटेल में और आगे जाएंगे। सबसे पहले कंपोनेंट्स ऑफ इकोसिस्टम, इस पे से बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं। सिंस द एनवायरनमेंट रिफर्स टू बोथ फिजिकल एंड बायोलॉजिकल कंडीशन, इट एनकम्पसेस बोथ लिविंग, लिविंग जो होते हैं उसे हमेशा बायोटिक बोलते हैं, एंड नॉन लिविंग दैट इज अबायोटिक कंपोनेंट्स ऑफ द अर्थ। देखो, अगर आपको याद होगा लास्ट लेक्चर में हमने एनवायरनमेंट की डेफिनेशन भी पढ़ी थी। तो उसमें एनवायरनमेंट की डेफिनेशन में क्या था, इंटरेक्शन ऑफ लिविंग बीइंग विद द इकोसिस्टम। और एनवायरनमेंट में ऑलमोस्ट सेम होता है। एनवायरनमेंट मतलब जो आप रहते हो और उसके आजू बाजू का सब, और इकोसिस्टम मतलब लिविंग बीइंग जो नॉन लिविंग बीइंग के साथ इंटरेक्ट करते हैं उसे इकोसिस्टम कहते हैं। तो नॉन लिविंग बीइंग मतलब आसपास की सब चीजें जो आपके एनवायरनमेंट में होती है जिससे आपको अफेक्ट होता है, उस सबको आप क्या बोलोगे, अबायोटिक कंपोनेंट। और लिविंग बीइंग जो आप आसपास रहते हैं जिससे आपको अफेक्ट होता है उसे क्या बोलोगे, बायोटिक कंपोनेंट। ओके, तो सबसे पहला हम बायोटिक कंपोनेंट पढ़ेंगे। बायोटिक कंपोनेंट इंक्लूड ऑल द लिविंग ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट इन द इकोसिस्टम। अब ऑल द लिविंग ऑर्गेनिज्म में वो छोटे लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो हमें दिखते हैं वो, और जो नहीं दिखते हैं वो भी। नहीं दिखते हैं मतलब बैक्टीरिया, फंगाई, मशरूम्स, ये सब हमें नहीं दिखते, बट वो होते हैं। डिकम्पोजर्स जो नहीं दिखते बट होते हैं। उसके अलावा प्लांट्स भी आपको पता हो तो उसको हम क्या कंसीडर करते हैं बेटा, लिविंग बीइंग भी कंसीडर करते हैं। दैट इज प्लांट, एनिमल्स एंड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। ओके, तो आप बोलोगे सर ये बायोटिक कंपोनेंट्स में हमें वो एनिमल्स कैसे अफेक्ट करते हैं। तो मैं आपको बता दूं, बहुत सारे एनिमल जो सॉइल के अंदर रहते हैं जो हमें दिखते नहीं है, तो सर वो तो थोड़ी हमें अफेक्ट करेंगे। करेंगे, अगर वो सॉइल के अंदर रहते हैं तो वो सॉइल को क्या करते हैं, रिप्लेनिश करते हैं। रिप्लेनिश मतलब वो सॉइल जैसे अर्थवॉर्म है और वो सब आगे आएंगे तो वो सॉइल को वापस क्या करेंगे, चेंज करते हैं, जिससे सॉइल की फर्टिलिटी बढ़े। सॉइल की फर्टिलिटी बढ़ेगी तो प्लांट्स अच्छे ग्रो होंगे, प्लांट्स अच्छे ग्रो होंगे तो हमें खाना अच्छा मिलेगा। सो वी आर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कनेक्टेड टू ईच एंड एवरी बायोटिक कंपोनेंट, वो चाहे माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो, प्लांट हो या एनिमल। आप बोलोगे सर वो कैक्टस प्लांट होता है वो हमें कहाँ पे हेल्प करेगा, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली वो कहीं ना कहीं हमें हेल्प करता ही है। आप मानो या ना मानो। ओके, the living organisms are interconnected with one another by various mechanisms and show interdependence on each other. ये जो भाई हमारे पास लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं वो एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड होते हैं। जैसे हम हैं ह्यूमन, वो डॉग, कैट, बफेलो, काउ, इवन बर्ड्स, इवन प्लांट्स, सबके साथ इंटरकनेक्टेड है बाय वेरियस मैकेनिज्म, मतलब डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कैसे भी कनेक्ट हो सकते हैं। Okay, these are primarily classified into different groups on the basis of their nutritional relationship. अब ये बायोटिक कंपोनेंट्स डिवाइड होते हैं बहुत अलग अलग टाइप्स में, डिपेंडिंग ऑन न्यूट्रिशनल रिलेशनशिप। न्यूट्रिशनल मतलब कि कौन क्या खाता है या खाना बनाता है उस, ठीक है। ऑन द बेसिस ऑफ फूड दे कंज्यूम, फूड लेते हैं, द डिफरेंट लिविंग ऑर्गेनिज्म कैन बी कैटेगराइज्ड इनटू 3 ग्रुप, 3 ग्रुप में डिवाइड होते हैं। बराबर है, जैसे जिस हिसाब से वो लोग खाना लेते हैं उस हिसाब से वो 3 ग्रुप में डिवाइड करते हैं। सबसे पहला ग्रुप प्रोड्यूसर, सबसे बड़ा ग्रुप। ओके, एक सिंपल सी चीज बताना कि अगर आपके घर में खाने वाले 5 लोग हैं बट बनाया 3 लोगों का है, तो कोई ना कोई तो भूखा रहेगा, या किसी को आप सब लोगों को क्या करना पड़ेगा, एडजस्ट करना पड़ेगा। बट खाने वाले 5 है और बनाया 7 लोगों का, कोई टेंशन नहीं। उसी हिसाब से हमारे अर्थ पे भी प्रोड्यूसर्स बहुत सारे। प्रोड्यूसर्स मतलब जो खाना बनाते हैं,
और सबसे बड़ा ग्रुप प्रोड्यूसर का होता है ऑल ग्रीन प्लांट्स एंड सर्टेन ब्लू ग्रीन algae। ये याद रखना, ब्लू ग्रीन algae भी वो प्रोड्यूसर्स होते हैं which can produce food by the process of photosynthesis are called producers। ये उसकी डेफिनेशन, जो फोटोसिंथेसिस से खुद का खाना बना सकते हैं बेटा हम उसे क्या कहते हैं, उसे प्रोड्यूसर्स। और याद रखिएगा एमसीक्यू के लिए, बेटा एमसीक्यू के लिए सबसे इंपॉर्टेंट, these are also called autotrophs। ये चीज याद रखना है आपको। ओके डन। they absorb radiant energy of sun and produce organic compounds। देखो ये सन से एनर्जी लेते हैं और प्लांट ऑर्गेनिक कंपाउंड बनाते हैं। सिर्फ सन से एनर्जी नहीं लेते हैं, सन से एनर्जी के साथ साथ वो कार्बन डाइऑक्साइड भी लेते हैं। और वो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कौन से होते हैं, कार्बोहाइड्रेट। दे कन्वर्ट सोलर एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी एंड दस कॉल्ड ऑटोट्रॉपिक। खुद ही सोलर एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देते। कौन करता है, तो हमने 6th चैप्टर में देखा है, क्लोरोफिल। क्लोरोफिल के अंदर क्लोरोप्लास्ट, बराबर है, क्लोरोफिल जो क्या करते हैं, सन एनर्जी को ट्रैप करते हैं और उसको केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। ओके, और वो जो ऑटोट्रॉप्स होते हैं वो कौन होते हैं, प्लांट्स और ब्लू ग्रीन एल्गी। डायग्राम नहीं बनाना है, सिर्फ समझाने के लिए दिया हो। दीज आर द सोर्स ऑफ न्यूट्रिशन फॉर रेस्ट ऑफ द इकोसिस्टम। रेस्ट ऑफ द इकोसिस्टम मतलब बाकी इनके अलावा जो भी है वो सब डायरेक्टली और इनडायरेक्टली प्रोड्यूसर्स पे डिपेंडेंट रहता है। डायरेक्टली लाइक हर्बीवोरस जो होते हैं, जो सिर्फ प्लांट्स खाते हैं, वो डायरेक्टली डिपेंडेंट होते हैं। कार्निवोरस है वो क्या करते हैं, प्लांट ईटिंग एनिमल्स को खाते हैं। तो वो जो प्लांट ईटिंग एनिमल्स ने प्लांट को खाया, उसी से ही कंज्यूमर जो है दैट इज कार्निवोरस, उनको एनर्जी मिलेगी ना। अगर प्लांट ईटिंग एनिमल्स ही नहीं होते तो कार्निवोरस क्या खाते, भूखे मर जाते बेचारे डाइटिंग कर करके। ओके, क्या करते हैं, दे टेक अप CO2 एंड रिलीज ऑक्सीजन इन टर्न इनटू द एनवायरनमेंट, दस बैलेंस द कंपोजिशन ऑफ एयर। देखो आप कुछ लोगे तो सामने कुछ दिया, कार्बन डाइऑक्साइड लिया ऑक्सीजन दिया, कार्बन डाइऑक्साइड लिया ऑक्सीजन दिया, ताकि बैलेंस जो है वो मेंटेन रहे। ठीक है बेटा, पक्का, आगे बढ़े। ओके, नेक्स्ट जो आते हैं उसे हम बोलते हैं कंज्यूमर। क्या बोलते हैं बेटा, कंज्यूमर। अब कंज्यूमर्स क्या होते हैं, दे आर डिपेंडेंट ऑन प्रोड्यूसर्स फॉर द न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट्स एंड कंज्यूम फूड प्रिपेयर्ड बाय प्रोड्यूसर। एक बच्चे को पूछा कंज्यूमर कौन है तो और प्रोड्यूसर कौन है, तो उसने बोला प्रोड्यूसर मेरी मम्मी और कंज्यूमर मैं हूँ। क्यों, प्रोड्यूसर मेरी मम्मी खाना बनाती है और मैं खाना खाता हूँ। इट्स नॉट लाइक दैट। मम्मी खाना पकाती है, बनाती नहीं है। और वो किससे पकाती है, यूजिंग प्लांट्स। तो वो जो प्लांट्स होते हैं वो प्रोड्यूसर है। हाँ, आप कंज्यूमर हो सकते हो, राइट। सो दे आर डिपेंडेंट ऑन प्रोड्यूसर्स फॉर द न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट्स। हम भी कंज्यूमर ही हैं, मैं आप सब लोग, तो हम जो है वो प्रोड्यूसर पे डिपेंड रहते हैं। क्यों डिपेंड रहता है कि भाई वो जब जिस हिसाब से अपने आप को प्रोड्यूस करेंगे, केमिकल एनर्जी को कन्वर्ट करके फिर उसमें कार्बोहाइड्रेट से खाना बनाएंगे, तो वो हम खाना खाएंगे। इसलिए हम डायरेक्टली और इनडायरेक्टली उस पर डिपेंडेंट हैं। दे आर दस कॉल्ड हेटेरोट्रॉप्स। ऑटोट्रॉप्स मतलब खुद खाना बनाते हैं, हेटेरोट्रॉप्स मतलब डिपेंडेंट रहते हैं। ठीक है, अब जो डिपेंडेंट रहते हैं वो भी अलग अलग टाइप के होते हैं। ठीक है, उसमें सबसे पहला हर्बीवोरस। These are primary or first order consumers which feed directly on the producer, जो producers पे directly depend करते हैं। ओके, जो producers पे directly खाना खाते हैं like humans। अभी humans को omnivorous में रख दिया है, बट आपको मैंने वो भी बता दिया था 6th चैप्टर में कि we are herbivorous। क्यों, बिकॉज हमारी इंटेस्टाइन जो होती है ना, स्मॉल इंटेस्टाइन बहुत बड़ी होती है। क्यों बड़ी होती है, बिकॉज हम प्लांट बेस्ड खाना खाते हैं और सेल्यूलोज डाइजेस्ट करने के लिए हमें ज़्यादा टाइम लगता है। तो हमारी बॉडी के अंदर जो है वो तो गलत नहीं हो सकता ना। भले आप में से जो लोग नॉनवेज खाते हो, मैं उससे कोई, मुझे प्रॉब्लम नहीं है, खाओ आपकी मर्जी है। बट फॉर अवर बॉडी रिक्वायरमेंट, हमारी बॉडी प्योरली प्योरली हर्बीवोरस। वी आर नॉट कार्निवोरस, वी आर नॉट ओमनीवोरस। ठीक है, बहुत सारे आज के ह्यूमंस तो ऐसे हैं जो टोटली कार्निवोरस है, बिल्कुल नॉनवेज खाते।
ऐसे कहते हैं कि भाई नॉन वेज खाने से बॉडी बढ़ती है, तो देर आर प्योर वेज अखाड़ा पीपल जिसकी बॉडी जे जबरदस्त है. So those are all lies which are being fed to us from previous 2-3 centuries. इवन मैंने एक चीज पढ़ी है, दिस इज आउट ऑफ द टॉपिक इसलिए मैं बता दूं, शायद सही है गलत है मुझे आइडिया नहीं है, बट फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, ये रेगुलर क्लास होता है तो हमारा ऐसा डिस्कशन चलता ही रहता है, बट सिंस यहाँ पे नहीं है इसलिए वो सामने से कोई स्टूडेंट पूछता है तो मैं जवाब देता हूँ. मैंने अभी एक इंटरव्यू में एक भाई साहब से सुना कि देर इज नथिंग सच सिस्टम एज घूंघट इन आवर, मैं बाय मेरा रिलीजन बाय बर्थ हिंदुइज्म है. तो हिंदुइज्म में ऐसा घूंघट टाइप और ऐसा कुछ नहीं है. इवन आप रामायण और महाभारत देखोगे तो उसमें भी जो सीता मैया थे उनको राम जी के बाजू में जस्ट बिठाया जाता था, उनको तो घूंघट कभी देखा नहीं था. इवन द्रौपदी, बहुत बार द्रौपदी सब कुछ हैंडल करती थी. तो ये सारी चीजें क्यों, तो कहाँ से आया ये, तो इट हैज बीन सेड दैट मुगल्स मुगल्स जो आए, यू वोंट बिलीव दैट अवर हिस्ट्री इज सो रिच. जैसे द्रविडियंस हैं, मराठन्स हैं, फिर चोलाज हैं, बहुत सारे ऐसे डायनेस्टीज है उसके बारे में कुछ नहीं पढ़ाते हैं तो वो एक ही चैप्टर में खत्म कर देते हैं. बट मुगल्स, उसकी हेरिटेज, उसकी ये उसकी फलाना, बहुत कुछ बहुत कुछ बहुत कुछ बहुत कुछ. इवन मेरा व्हाट्सएप स्टेटस आपने देखा होगा 2-3 दिन पहले का, 1-2 दिन पहले का, तो मैंने क्वेश्चन आंसर के फॉर्मेट में देखा था, वो पढ़ने जैसा. बिकॉज वी आर फार अवे फ्रॉम द ट्रू हिस्ट्री ऑफ आवर ancestors, and this is harsh reality, we cannot do anything. So उसमें ऐसा लिखा होता है कि भाई मुगल्स जो थे वो लोग घूंघट प्रथा और ये सब लेके आए, और क्यों लेके आए, बिकॉज जो मुगल्स आए थे वो मिडल ईस्ट से आए थे, तो वहाँ पे बहुत गर्मी और बहुत ही डेजर्ट एरिया होता है, तो अपने आप को सेफ रखने के लिए औरतों को मुस्लिम में हिजाब बोलते हैं वो पहनाते थे, तो उससे वो घूंघट लेके आया. दैट्स नथिंग सच रिटन इन आवर वेदास आल्सो, वेदास इज अल्टीमेट. तो वैसे ही मैं इससे यहाँ पे इस हिसाब से कनेक्ट कर रहा हूँ कि कहीं पे भी नहीं लिखा हुआ है कि वी आर लाइक व्हाट टू से कि ओमनिवरस और कार्निवरस, हम लोग मीट और ये सब खाते थे. पता नहीं कहाँ से स्टार्ट हो गया है, बट कोई नहीं, इट्स ओके, जो खाता है उसे खाने देते हैं, हमें क्या है, ठीक है. So herbivores कौन होते हैं? These are primary or first order carnivores which feed directly on the producer, that is plants. Plants पे directly. For example, grazing animals like zebra. Grazing ही करेंगे ना, सिंपल सी बात है. Zebra, goat, horse, sheep, etc. हम क्या सीधा ग्रेज करने नहीं जाएंगे. मैंने बोला ना अभी के जनरेशन में, अभी के स्टडीज में हमें omnivores में रखा जाता है, इसलिए यहाँ पे ह्यूमंस नहीं. काउ, रैबिट, कैटरपिलर, गॉट, डियर, ग्रासहॉपर, ज़ेब्रा, एलिफेंट, ये सारे हर्बीवोरस हैं. ठीक है, एग्जांपल है, आपको देखो विजुअलाइजेशन करोगे तो याद रहे. उसके बाद आते कार्निवोरस. दीज आर द एनिमल्स दैट फीड ऑन द अदर एनिमल्स, जो बिल्कुल अदर एनिमल्स पे डिपेंड होते हैं. द कार्निवोरस व्हिच फीड ऑन हर्बीवोरस आर कॉल्ड सेकंड ऑर्डर कंज्यूमर. सुनना, ये चीज समझना, एमसीक्यू में आता है. वो कार्निवोरस जो सीधा फर्स्ट ऑर्डर मतलब हर्बीवोरस को खाते हैं, बहुत बार ऐसा होता है कि जो हर्बीवोरस को खाते हैं उसे सेकंड ऑर्डर कंज्यूमर बोलते हैं. एंड सम कार्निवर्स में बी प्रीडेटर्स. प्रीडेटर्स मतलब लाइक लायंस, हॉक्स एंड वॉल्स व्हिच attack and kill their prey and feed on their bodies. Some may be scavengers like jackals that feed on the dead organism they find. Jackals scavengers वो होते हैं जो मरे हुए एनिमल्स को खाते हैं, एंड जो मरे हुए एनिमल्स को खाते हैं उसे स्कैवेंजर्स बोलते हैं, और वो होते हैं थर्ड ऑर्डर कंज्यूमर्स. क्यों? क्योंकि वो एनिमल्स मरे हुए हैं उनको खा रहे हैं, और वो मरा हुआ एनिमल चाहे लायन भी हो सकता है, क्रोकोडाइल भी हो सकता है, जो भी मर जाता है उसे खा लेता है. ठीक है, तो देखो ये सारे कार्निवोरस के एग्जांपल है, क्रोकोडाइल, वॉल्फ, लायन, फिर फ्रॉग,
बहुत सारे फ्रॉग कार्निवोरस होते हैं, ठीक है, सिर्फ वो घास मांस नहीं खाते हैं। टाइगर, फिर वेल एंड ऑर्का, स्नेक एंड एक्सेट्रा। अब दो टाइप के होते हैं, एक होते हैं प्रीडेटर्स और एक होता है स्कैवेंजर्स। प्रीडेटर्स मतलब जो सीधा एनिमल्स को अटैक करके खाते हैं, और स्कैवेंजर्स जो डेड, जो भी मर जाता है उस पे, उन पे रह के खाते हैं। फॉर एग्जाम्पल देखो, जैकल, हायना, क्रॉ, वल्चर, कराटे, फिर ये टाइगर, चीता, लेपर्ड, ये इस कैट का नाम मैं भूल गया, बट ये अलग अलग सारे ऑर्गेनिज्म है। लियोपर्ड, लेपर्ड है, लियोपर्ड तो नहीं बोलते, लेपर्ड, बहुत सारे हैं, ठीक है बेटा। तो अब तीसरे जो आते हैं वो है omnivorous. These are animals that feed on both plants and animals. Example, humans and bear. अब आप बोलोगे सर अभी हमें पता चला हम क्यों omnivorous है, क्योंकि हमारा evolution मंकी से हुआ था। I don't believe in that theory specifically because जैसे बताया गया कि we are fed on the lies, so मैं नहीं मानता। बट ऐसा मंकी है, वो मीट भी खाता है, ग्रास भी खाता है। पिग है, वो इंसेक्ट्स भी खाता है और ये जो फार्म की चीज है वो भी खाता है। बियर है, वो भी फार्म की चीजें खाता है और फिश और मीट खाता है। और ह्यूमंस, ह्यूमंस को तो जो भी दे दो क्या क्या खाते रहते हैं, इसलिए वो चाइना में बोलते हैं ना, वो स्नैक खाते हैं, तो फिर वो क्रैब खाते हैं, चमगादड़, क्या बोलते हैं, चमगादड़ मतलब बैट्स, वो सब उसका सूप पीते हैं। कुछ भी करते रहते हैं, ठीक है। अब आते हैं लास्ट और फाइनल। देखो हमने सबसे पहले प्रोड्यूसर्स देख लिया, उसके बाद कंज्यूमर देखा। कंज्यूमर में भी तीन टाइप, हर्बीवोरस, कार्निवोरस, ओमनिवोरस। और अब सबसे लास्ट जो आता है वो है डीकम्पोजर। अगर ये ना हो तो मतलब समझ लो हमारी बात लग जाए, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये भाई। दीज आर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स which feed on decaying and dead organic matter. They break down the remains of dead animals and plants to release various substances that can be used by other members of the ecosystem. Example, bacteria and fungi. सुनना क्या होता है, ये जो डिकम्पोजर्स हैं वो डेड और डिकेइंग ऑर्गेनिजम्स पे फीड करते हैं। तो आप बोलो सर स्कैवेंजर्स भी हुआ, स्कैवेंजर्स और डिकम्पोजर्स अलग है। कोई भी डेड बॉडी किसी भी एनिमल की, वो थोड़े टाइम के बाद, इफ आई वुड से, तो किसी रोड पे जाते हो या कोई एक्सीडेंट के कारण बाजू में कोई डॉग, कैट, बफेलो, काउ, उसकी डेथ हो जाती है, तो वो रोड के जस्ट बाजू में, कोई उसे उठाता नहीं। आप 1 महीने के बाद वहां पे जाओगे ना, तो उसकी बॉडी ऑलमोस्ट डिकम्पोज हो जाती है। तो वो क्या, वो स्कैवेंजर्स ने खाया है ना, स्कैवेंजर्स खा के चले जाते, बट उसको जो बड़े बड़े, बिकॉज सबकी बॉडी है, इवन हमारी बॉडी भी, हम उसका जो क्रिमेशन करते हैं, बट जो लोग उसे बरी करते हैं वो भी थोड़े टाइम के बाद क्या हो जाती है, उसके सिर्फ बोन्स बचते हैं, तो बाकी सब चीजें कहाँ गई, अंदर तो स्कैवेंजर्स होते नहीं। सॉइल के अंदर और इवन एनवायरनमेंट में बहुत सारे बैक्टीरिया, फंगाई और ये सारे एनिमल्स होते हैं, जो लोग डेड और डीकेइंग ऑर्गेनिज्म पे रहते हैं, और उसको जो कॉम्प्लेक्स, क्योंकि वो सब किससे बने हुए हैं, उन्होंने प्रोड्यूसर को खाया या कंज्यूमर को खाया, उनकी बॉडी कॉम्प्लेक्स होती है, उसको छोटे 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 पीसेस में कट करके उसे स्मॉल, छोटे से मैटर, सिंपल मैटर में डिकम्पोज कर देते हैं। डिकम्पोज मतलब तोड़ देते हैं, जिससे होता क्या है कि भाई बॉडी भी डिकम्पोज हो गई, और उससे सॉइल फर्टिलिटी भी बढ़ती है, क्योंकि अल्टीमेटली वो है क्या, सॉइल ही है ना, ठीक है। दे आर यूजफुल इन डिकम्पोजिंग वेस्ट फ्रॉम इकोसिस्टम। ये है सबसे इंपॉर्टेंट इसका पॉइंट। इकोसिस्टम देखो, कोई भी ऑर्गेनिज्म मर गया तो वो डेड है, वो किसी काम का नहीं है, बराबर है। अब वो एनवायरनमेंट के लिए तो क्या है, वेस्ट ही है। तो वो वेस्ट को इकोसिस्टम से निकालने का काम कौन करता है, डिकम्पोजर। दे हेल्प इन रिसाइकलिंग ऑफ मटेरियल्स, क्योंकि देखो मटेरियल हम कहां से बने, प्रोड्यूसर से बने। प्रोड्यूसर्स ने खाना कहां से बनाया, सॉइल से बनाया। सॉइल से प्रोड्यूसर बने, प्रोड्यूसर से हमने खाना खाया, हम मर गए, तो हमारा पूरे का पूरा वापस सॉइल में चला गया, तो रिसाइकल हुआ।
क्लीनिंग ऑफ वेस्ट एंड क्रिएटिंग स्पेस फॉर द ग्रोथ ऑफ न्यू ऑर्गेनिज्म, यहाँ तक ये इंपॉर्टेंट। बायो डिकम्पोजर्स इंपॉर्टेंट, तो ये है उसका रीजन। क्लियर हो गया? इस चीजों के कारण वो काफी इंपॉर्टेंट है। समझ में आ गया बेटा? पक्का? पक्का बेटा? ओके, अब हम पढ़ते हैं अबायोटिक कंपोनेंट्स। बायोटिक कंपोनेंट्स को हमने डिटेल में पढ़ लिया, अब अबायोटिक कंपोनेंट्स। ठीक है? द अबायोटिक कंपोनेंट्स ऑफ एन इकोसिस्टम are the non-living components on which living organisms are dependent. कौन से component? Non-living components on which living organisms are dependent. Living organism जिस पर dependent होते हैं उसे हम क्या बोलेंगे? Abiotic component. Each abiotic component influences the number and variety of plants and animals present in an ecosystem. मान लो abiotic component में थोड़ा सा change आया, थोड़ा सा change in the sense मान लो कि ऑटोमेटिकली अब गर्मी बढ़ गई, विंड्स ब्लो होना ज़्यादा स्टार्ट हो गई, सनलाइट कम हो गई, तो वो इनडायरेक्टली या डायरेक्टली इकोसिस्टम को अफेक्ट करेगा। उसके अंदर जितने भी प्लांट्स और एनिमल्स जो हैं, बायोटिक कंपोनेंट सबको इफेक्ट करेगा। दिस इन टर्न इन्फ्लुएंस द बायोडाइवर्सिटी ऑफ एन एरिया। मान लो, तो याद करो हमने 8th चैप्टर में एक एग्जांपल लिया था कि सी के अंदर टेम्परेचर बढ़ जाता है तो पूरा जो बैक्टीरिया है वो मर जाते हैं, सिर्फ गिने चुने बैक्टीरिया रहते हैं। हो गया? इकोसिस्टम को और बायोडाइवर्सिटी को इफेक्ट किया ना। And these components are light, temperature, water, atmospheric gases, winds, etc. And they are given below. Next पेज, नेक्स्ट टॉपिक पे, और मतलब नेक्स्ट में मैंने वहां पे उसको डिटेल में डिस्कशन किया। 5 लाइट, टेम्परेचर, वाटर, एटमॉस्फेरिक गैसेस, विंड, ये याद रखना। बहुत सारे और भी हैं बट मेजरली हमें ये अफेक्ट कर रहे हैं। अगर लाइट क्यों अफेक्ट करेगा, टेम्परेचर कैसे अफेक्ट करेगा, वो हम देखते जा रहे हैं। ठीक है, पहले इतना लिख लीजिए। सबसे पहले लाइट। लाइट एनर्जी इज द प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी इन नियर बाय ऑल इकोसिस्टम। प्राइमरी सोर्स क्यों? सर हम तो लाइट से जिंदा नहीं रहते, हम थोड़ी वो कोई मिल गया का जादू है, धूप धूप करते हैं। नो, इट्स नॉट दैट। हम किस पे डिपेंड करते हैं? प्रोड्यूसर्स पे। प्रोड्यूसर्स पे क्यों डिपेंड करते हैं? क्योंकि वो खाना बनाते हैं, और खाना कहाँ से बनाते हैं? लाइट होगी तो ही बनाएंगे ना, रात को थोड़ी खाना बनाने बैठेंगे। So directly or indirectly, we are dependent on light. It is used by the green plants which contain chlorophyll, and during photosynthesis, plants manufacture organic substance by combining inorganic substance. Inorganic substance को combine करके वो organic substance बनाएंगे। But light होगी तो, वरना नहीं, क्योंकि वो light energy को chemical energy में convert करते हैं। Energy can not be created, वो सिर्फ एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में convert होगी। दूसरा टेम्परेचर। द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स इज ग्रेटली इन्फ्लुएंस्ड बाय एक्सट्रीम्स इन टेम्परेचर। देखो अगर कहीं पे एरिया में टेम्परेचर ज़्यादा हो ना, तो वहाँ पे पर्टिकुलर प्लांट ही उगते हैं, वहाँ पे पर्टिकुलर एनिमल्स ही रहते हैं। अभी यैक करके एक एनिमल है, वो माउंटेनियस और कोल्ड रीजन में रहता है, इसको यहाँ पे लेके आओ, सर्वाइव नहीं कर पाएगा। कैमल्स और वो सारे ऑर्गेनिजम्स को आप हिली एरियाज में लेके जाओ तो वहाँ पे उन्हें डिफिकल्टी होगी सर्वाइव करने में बहुत ही। सो टेम्परेचर is a important what to say factor in any ecosystem, बराबर। the pattern of rain also affects the growth of the plant। देखो इस बार बहुत बारिश गिरी है, शायद अभी बारिश कम गिरेगी तो पानी सूख जाएगा, तो जो फार्मर्स होंगे उनको बहुत बेनिफिट होगा, इस बार क्रॉप यील्ड्स भी अच्छे होंगे। तो दिस प्लांट ग्रोथ डिटरमाइंस द ओवरऑल वैरायटी ऑफ एनिमल्स लिविंग इन दैट प्लेस। अगर प्लांट्स ग्रोथ क्रॉप्स अच्छे होंगे तो आसपास के प्लांट और सॉरी आसपास के एनिमल्स को भी अफेक्ट करेंगे, क्योंकि प्लांट्स अच्छे ग्रो होंगे, कैटल्स को अच्छा खाना मिलेगा, दूध अच्छा देंगे, उनसे मीट अच्छा मिलेगा जो खाते हैं उनके लिए। क्रॉप्स अच्छे ग्रो होंगे तो हमें भी हेल्दी खाना मिलेगा, तो इनडायरेक्टली सब कुछ उस पर डिपेंड करता है। नेक्स्ट इज एटमॉस्फेरिक गैसेस। ऑक्सीजन इज रिक्वायर्ड फॉर रेस्पिरेशन एंड कार्बन डाइऑक्साइड फॉर फोटोसिंथेसिस। Nitrogen is made available to the plants by certain bacteria through the action of lightning। देखो ऑक्सीजन हमें जरूर है, कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट को जरूर है खाना बनाने में। और आपको पता हो तो बेटा नाइट्रोजन, याद आया नाइट्रोजन साइकिल थी, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट फॉर प्लांट। ठीक है, नेक्स्ट इज विंड।
It helps in pollination and seed dispersal for some plants. सबसे important. Wind is the agent of the pollination. अभी चैप्टर खत्म किया था 8. It can remove and redistribute the soil, topsoil, especially where vegetation has been reduced. बहुत ही विंड ब्लो होगी तो ऊपर का जो पूरा टॉप सॉइल है ना उसको वो उखाड़ फेंकेगा, समझे? तो उस हिसाब से, या खराब सॉइल होगा उसको उखाड़ फेंकेगा तो नया सॉइल आ जाएगा, उस हिसाब से भी हो सकता है। एंड लास्ट इज वाटर, इट इज एसेंशियल फॉर लाइफ, प्लांट्स एंड एनिमल्स हैबिटेट्स। देखो वो फिर ओमनिवोरस हो या कार्निवोरस हो या हार्बिवोरस हो, वाटर के बिना किसी को सर्वाइव करना बहुत ही डिफिकल्ट हो जाता है। ओके, plant and animal habitats vary from aquatic environments to very dry deserts. ओके, तो उनके हिसाब से वो जो एक्वेटिक है उनको तो पानी ही चाहिए, और ड्राई हैबिटेट्स वाले उनको कम पानी चाहिए, बट चाहिए वो नक्की है बात। ठीक है बेटा, पक्का? पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। ओके बेटा, सो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है ट्रॉफिक लेवल्स। और ट्रॉफिक लेवल्स 3 टॉपिक बाकी हैं। ट्रॉफिक लेवल समझ में आएगा तो आपको फूड चेन और फूड वेब समझ में आएगा। द ट्रांसफर ऑफ फूड और एनर्जी takes place through various steps or levels in the food chain known as trophic levels. Transfer of energy, बेसिकली हम फूड क्यों लेते हैं? फॉर एनर्जी। हम प्रोड्यूसर्स पे डिपेंड करते हैं फॉर व्हाट? फॉर एनर्जी। तो प्रोड्यूसर से एनर्जी जाती है प्राइमरी कंज्यूमर में, उससे एनर्जी जाती है सेकेंडरी कंज्यूमर में, उससे एनर्जी जाती है टर्शियरी कंज्यूमर। ठीक है, the producers or autotrophs are present at the first trophic level. They fix solar energy making it available for consumers. ये प्रोड्यूसर्स हैं वो फिक्स करें, फिक्स मतलब समझ रहे हो, सोलर एनर्जी को ट्रैप करेंगे और उसको कन्वर्ट करेंगे जिससे प्राइमरी कंज्यूमर्स, ये देखो प्राइमरी कंज्यूमर्स खाना खा सकते। ओके, और प्राइमरी कंज्यूमर्स हमेशा क्या होता है बेटा? हेटेरोट्रॉप्स। हेटेरोट्रॉप्स मतलब ये सारे के सारे हेटेरोट्रॉप्स हैं, सिर्फ प्रोड्यूसर्स ऑटोट्रॉप है। हेटेरोट्रॉप में भी प्राइमरी कंज्यूमर कौन से होते हैं बेटा? हर्बीवोरस, याद है? और ये होते हैं हमारे, जल्दी बताओ, कार्निवोरस। और ये भी क्या होंगे? या तो कार्नी या तो ओमनी। डन। नाउ अब याद रखना, हर्बीवोरस और द प्राइमरी कंज्यूमर आर फाउंड एट द सेकंड ट्रॉपिक लेवल। फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल प्रोड्यूसर के लिए, सेकंड ट्रॉपिक लेवल किसके लिए? प्राइमरी कंज्यूमर और हर्बीवोरस के लिए। Small carnivorous or secondary consumer are present at the third trophic level, and the large tertiary consumer from the fourth trophic level. Large tertiary consumers मतलब जो vultures, eagle, hawk जो तैयार माल खाते हैं वो लोग। ठीक है, so trophic level पे short note आती है, याद रखना, बहुत ही काम आएगा। ठीक है बेटा, okay? Pause the video and note it down. See, this is the diagram. बराबर है। ये अगर एग्जाम में ट्रॉपिक लेवल आया तो आपको ये ट्राइंगल बनाना जरूरी है, बट ये समझाने के लिए मैं डायग्राम बनाया। प्रोड्यूसर्स देखो सारे प्लांट्स हैं, सारे प्लांट्स, ठीक है, ग्रीन प्लांट। प्राइमरी कंज्यूमर्स जो प्लांट्स को खाते हैं, ये सब प्लांट्स को खाते हैं। सेकेंडरी कंज्यूमर तो ये जो है, आप बोलो सर ये रेट, ये रोडेंट है और ये रेट है। ये रोडेंट जो छोटे छोटे एनिमल्स को खाते हैं, रेट्स वो होते हैं जो प्लांट्स को खाते हैं। सेकेंडरी कंज्यूमर मतलब जो प्राइमरी कंज्यूमर को खाते हैं। टर्शियरी, ये सिर्फ एक आध दो एग्जांपल है, ये मतलब नहीं है, बिकॉज देयर आर 18 लाख टाइप्स ऑफ डिफरेंट प्लांट्स एंड एनिमल्स राइट नाउ ऑन दिस अर्थ। अभी और डिस्कवर होने बाकी है, जो आपने ऑलरेडी 9th में प्लांट किंगडम और एनिमल किंगडम पढ़ा था, ये सिर्फ उसका एक एग्जांपल। टर्शियरी कंज्यूमर में कौन आता है? टर्शियरी कंज्यूमर में आते हैं जो सेकेंडरी कंज्यूमर को खाते हैं। और क्वाटरनरी कंज्यूमर, ये बहुत ही रेयर केस होता है। क्यों रेयर केस होता है? इसका लॉजिक हम कल पढ़ेंगे, बराबर है, जो टर्शियरी कंज्यूमर को खाते हैं। तो ये ऊपर जाओगे तो आप देखोगे तो कम होता जा रहा है। क्यों? जैसे जैसे ऊपर जाओगे तो नंबर ऑफ ऑर्गेनिजम्स बहुत कम हो, ठीक है, इसलिए वो जो पिरामिड है उसका वो कैसा बनेगा? ऐसे पिरामिड जैसा बनेगा। ठीक है बेटा, ओके। तो आज का नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है फूड चेन, मोस्ट आईएमपी। मोस्ट आईएमपी, देखो फूड चेन मोस्ट आईएमपी है, फूड वेब मोस्ट आईएमपी, और दोनों का डिफरेंस मोस्ट आईएमपी। इट इज अ लीनियर नेटवर्क ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। लीनियर मतलब एक लाइन में नेटवर्क, टेढ़ा मेढ़ा नहीं है, इधर जाएगा उधर जाएगा, सीधा एक ही लाइन, मतलब कि भाई एक ही डायरेक्शन में। ओके,
of living organism in community through which energy is transferred in the form of food. ये वो नेटवर्क है जिसमें एनर्जी ट्रांसफर होती है। जैसे देखो एग्जांपल दिया हुआ कैटरपिलर है, वो प्रोड्यूसर को खाता है, मतलब प्रोड्यूसर से एनर्जी कंज्यूमर को मिली। कैटरपिलर को फ्रॉग खाता है, तो फ्रॉग को किधर से एनर्जी मिली? कंज्यूमर से, मतलब एनर्जी ट्रांसफर हुई। स्नेक जो है वो फ्रॉग को खाता है, तो स्नेक को एनर्जी कहाँ से मिली? फ्रॉग से मिली। और स्नेक को कौन खाता है? आउल खाता है, तो उसको एनर्जी कहाँ से मिली? स्नेक को। तो धीरे 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 एनर्जी ट्रांसफर होती है। इट डिस्क्राइब्स द रिलेशनशिप ऑफ ऑर्गेनिज्म अबाउट हु ईट्स whom, कौन किसको खाएगा। द सिंपलेस्ट फूड चेन ऑपरेटिंग इन नेचर कैन बी रिप्रेजेंटेड। देखो सिंपल सी बात है, प्रोड्यूसर फ्लावर लिखो या प्लांट्स लिखो, कैटरपिलर, फ्रॉग, स्नेक और आउल। ऑल की जगह पे आप हॉक भी लिख सकते हो, वल्चर भी लिख सकते हो, कोई भी लिख सकते हो। देखो फूड चेन जो लॉजिकल फूड चेन है, आप हर एक बुक में अलग अलग एग्जांपल होता है, कोई भी एग्जांपल लिख सकते हो। ठीक है, डन बेटा। ये ये एक नॉर्मल फूड चेन, बट रियल फूड चेन ये है, देख लो। ग्रास, ग्रास ओपर, फ्रॉग, स्नेक और फॉग, यहां तक तो आपने देखा था। ग्रास ओपर की जगह पे वहां पे कैटरपिलर था। बट ये जो इसमें नया जो ये चीज है ना, ये इंपॉर्टेंट है, जिसका नाम है डिकम्पोज। अब डिकम्पोजर क्यों आते हैं? बिकॉज फाइनल हॉक मर जाएगा, उसको कौन खाएंगे? डिकम्पोजर ही उसको डिकम्पोज करेंगे ना। तो लास्ट, ऐसा जरूरी नहीं है कि स्नेक मर जाता है तो भी उसको वो ही खाएंगे, बट स्नेक मर जाता है तो उसको हॉक खा सकता है, बट हॉक मर जाएगा तो उसको कोई खाएगा नहीं। समझ रहे हो? हॉक मर जाएगा तो उसको कोई खाएगा नहीं, उसको लास्ट में कौन खाएगा? डिकम्पोजर ही खाएंगे। समझ रहे हो? सो फूड चेन में आप लास्ट में डिकम्पोजर लिखो या ना लिखो, उससे कोई ज्यादा फर्क पड़ता नहीं है। डन बेटा? पक्का? ठीक है। अब दो टाइप की फूड चेन्स होती है, पहली होती है टेरेस्ट्रियल फूड चेन और दूसरी होती है एक्वेटिक फूड चेन। मैंने यहाँ पे एग्जांपल एक लिखा है और डायग्राम दूसरा दिया है, सो इसलिए टेंशन मत लेना, आप लिख सकते हो कोई भी डायग्राम। टेरेस्ट्रियल फूड चेन वो है जो लैंड पे जो ऑर्गेनिजम्स रहते हैं उनके लिए, और एक्वेटिक फूड चेन वो है जो वाटर बॉडीज में रहते हैं। ये जो एग्जांपल है ना बेटा, याद रखना, एक मार्क में बहुत बार पूछा जाता है एक्वेटिक फूड चेन के बारे में। अब टेरेस्ट्रियल फूड चेन क्या है? ग्रास से इंसेक्ट, ग्रास है वो कौन खाता है? इंसेक्ट। इंसेक्ट को कौन खाता है? स्नेक। स्नेक को कौन खाता है? हॉक। खत्म। तो जो प्लांट पानी के अंदर रहते हैं उसे फाइटोप्लैंक्टन बोल रहे हैं। उसको कौन खाता है? जू प्लैंक्टन। उसको कौन खाता है? फिश। उसको कौन खाता है? शार्क। ये रहा, देख लो, फाइटोप्लैंक्टन, उसको जू प्लैंक्टन खाते हैं, उनको फिश खाते हैं, और उनको किलर व्हेल या शार्क। ऊपर देखो, ये टेरेस्ट्रियल फूड चेन और एक्वाटिक फूड चेन डायग्राम के थ्रू इसलिए समझा रहा हूँ ताकि आपको पता चले। अब बोलो सर यहाँ पे तो 4 ही है और यहाँ पे 5 है। हाँ बेटा, आप 4 भी लिख सकते हो, 5 भी लिख सकते हो, कोई जरूरी नहीं है। फिश है तो ये दोनों फिश है, देखो ट्यूना भी फिश है और हेरिंग भी फिश है। उसको किलर वेल को भूख लगेगी तो ट्यूना भी खाएगा और हेरिंग भी खाएगा। समझ रहे हो? तो दिस इज हाउ इट वर्क्स। यहाँ पे भी देख लो कि भाई ग्रास के बाद इंसेक्ट है, तो ग्रास ऊपर इंसेक्ट है, माउस को निकाल दिया। इंसेक्ट को स्नेक भी खाता है, स्नेक बहुत सारे इंसेक्ट को खाता है। मान लो भूख लगी है, माउस नहीं मिला तो क्या करेगा? बैठा रहेगा? नहीं, खा जाएंगे। तो ये समझने की लॉजिकल बात। ठीक है, अब उसके बाद हम पढ़ने जा रहे हैं फूड वेब, प्लीज लिख लीजिएगा। नेक्स्ट इज फूड वेब नहीं है, सिग्निफिकेंस ऑफ फूड चेन। मोस्ट IMP क्वेश्चन फॉर 3 मार्क्स। क्यों फूड चेन इंपॉर्टेंट है? नंबर 1, फूड चेन इन्वॉल्व्स द ट्रांसफर ऑफ एनर्जी, मटेरियल्स एंड न्यूट्रिएंट्स। हमने स्टार्टिंग में ही पढ़ा उसकी डेफिनेशन, लीनियर नेटवर्क सच दैट के फूड एनर्जी इज फ्लो। The organism of food chain serves as the vehicle of transfer of energy from one level to another. उसके अंदर जो ऑर्गेनिज्म रहते हैं उनका काम क्या है? एक लेवल से दूसरे लेवल पे एनर्जी को ट्रांसफर करना। ओके, सेकंड पॉइंट, the knowledge of food chain helps in the understanding of the feeding relationship as well as the interaction between organism and ecosystem. कौन किसको खाया तो उससे हमें पता चलेगा भाई ये इस पे डिपेंडेंट है, ये इससे डिपेंडेंट है, और उससे हमें पता चलेगा भाई इकोसिस्टम किस हिसाब से वर्क करती है। और तीसरा, इन एडिशन टू द अबव पॉइंट, इट आल्सो हेल्प्स टू अंडरस्टैंड द मूवमेंट ऑफ टॉक्सिक सब्सटेंस एंड द प्रॉब्लम्स एसोसिएटेड विद द बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन इन द इकोसिस्टम। ये हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे कि भाई खाने के साथ साथ, एनर्जी के साथ साथ, आपको पता है कि बहुत सारे क्रॉप्स, उसमें पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड, हर्बिसाइड्स डाला जाता है या पॉल्यूटेंट्स होते हैं, उसको कोई खाता है, दैट इज प्रोड्यूसर्स पे वो होते हैं, उसको जो खाएगा उसको फिर दूसरा खाएगा, तो धीरे 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 वो टॉक्सिकेंट्स उसके बॉडी में ऐड हो जाते हैं,
उसे हम बोलते हैं बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन। ठीक है, पॉइंट याद रख लेना, नेक्स्ट लेक्चर में हम डिटेल ये पूरा टॉपिक है उसमें हम पढ़ेंगे। ओके, सो पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन बेटा। एंड लास्ट, फूड वेब। फूड वेब, चेन और वेब समझ रहे हो, वेब मतलब इकट्ठा, एक साथ, बहुत सारा। इट इज द इंटरकनेक्शन ऑफ डिफरेंट फूड चेन, इंटरकनेक्शन ऑफ डिफरेंट फूड चेन, समझाऊंगा बाजू में फिगर के साथ, विच कोरिलेट एट वेरियस ट्रॉफिक लेवल्स ऑपरेटिंग इन एन इकोसिस्टम। देख लो, एक बात समझो, ये जो प्लांट है ना, उसको माउस भी खाता है, रैबिट भी खाता है। अब माउस को स्नेक भी खाता है, ऑल भी खाती है, वाइल्ड कैट भी खाती है, बहुत सारे लोग खाते हैं, और इवन रैबिट भी खाता है, ओमनिवोरस रैबिट्स खाते हैं। और फिर रैबिट को वाइल्ड कैट भी खाती है और जैकल भी खाता है। अब प्लांट को तो गॉड भी खाता है, तो देखो ना, सब एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है, मिक्स हो रहा है। सो दिस इज व्हाट फूड वेब इज ऑल अबाउट, इट इज द इंटरकनेक्शन ऑफ डिफरेंट फूड चेन्स। बहुत सारी फूड चेन जब एक साथ इंटरकनेक्ट हो जाती है, भाई एक ही बंदे को बहुत सारे लोग खा रहे हैं। So each organism is generally eaten by two or more other types of kind of organism. They in turn are eaten by several other organisms. So instead of a straight line, the relationship is known as the series of branching lines, linear नहीं, branching lines, hence creating a food web. बहुत सारी ब्रांच बन रही है, और आप देखोगे फूड वेब, ये सिंपल फूड वेब है। एक्चुअल फूड वेब बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है, बहुत हद से ज्यादा, क्योंकि एक ही बंदे को बहुत सारे लोग खाते हैं। क्योंकि हमारी बात करें, हम कितने टाइप के प्लांट्स खाते हैं, सिंपल सी बात है। ओमनिवोरस ह्यूमंस हैं, वो कितने टाइप के मीट खाते हैं, हो गया ना सब अलग अलग। ठीक है, तो प्लीज पॉज द वीडियो और ये याद रखना, ताकि एग्जाम में आए तो आप उसको एक एग्जाम्पल लिख सको। ये डायग्राम नहीं, सिर्फ नाम याद रखना। ओके, और मैंने जो बोला था कॉम्प्लिकेटेड, ये देखो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है ना। कौन किसको खाता है, कितनों कितनों को खाता है। देखो प्लांट्स है, बहुत सारे प्लांट्स को ग्रास ऑपर खाते हैं, ग्रास ऑपर को फ्रॉग खाता है, रेड खाता है, फ्रॉग को पाइथन भी खाता है, फ्रॉग को ईगल भी खाती है। अब मैंगोस को फ्रूट फ्लाई, अब फ्रूट फ्लाई को कौन खाता है, फ्रॉग खाता है। ड्रैगन फ्लाई को कौन खाता है, फ्रॉग खाता है। ड्रैगन फ्लाई को थ्रश, दैट इज बर्ड, वॉल्फ भी खाता है। मतलब कितना सारा कॉम्प्लिकेशंस है, बट इससे हमें क्या पता चलता है कि भाई ये इकोसिस्टम का पूरा एक मैप तैयार हो जाता है। ठीक है, इसलिए फूड वेब पढ़ा जाता है। ओके बेटा, सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज लेक्चर। आई होप आप आज का लेक्चर आपको अच्छे से पता चला हो। टिल देन स्टडी वेल and prepare well. Okay, take care beta.